आदो राम तपोवनादिगवनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणम्। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, सिर्फ एक श्लोक में पूरे रामायण की कथा को कह देना, ये भारतीय संस्कृति का अनूठा प्रतिभा है। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणम। इस एक श्लोक में पूरे रामायण की कथा कह दी गई है। साथियों, मैं सोच रहा था कि विश्व के जितने भी कवि, जितने भी गीतकार, जितने भी राइटर्स हुए हैं, उनमें से जिन्होंने कविता लिखी है, जो काव्य लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं, एक बार उस पर नजर मारते हैं तो मैंने पाया कि 10-11 अगर सूची निकालते हैं पूरे विश्व भर के जो पोएट्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनमें से 3-4 भारतवर्ष का ही मिलता है, जिसमें से कुछ नाम यूं है। होमर का नाम आया, जो कि प्राचीन यूनानी कवि, जिन्होंने महाकाव्यों एलियड्स और ओडिसी के लिए जाना जाता है। विलियम शेक्सपियर का नाम हम आप सब लोगों ने सुना है, एक महान अंग्रेजी कवि और नाटककार, जिन्होंने कई सोनेट और नाटक लिखे हैं। कालिदास भारत के एक महान सांस्कृतिक संस्कृत कवि और नाटककार, जिन्होंने अक्सर भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। वाल्मीकि जी भी भारत के एक बहुत बड़े विद्वान कवि, जिन्होंने रामायण की रचना करी। जॉन कीट्स एक प्रमुख अंग्रेजी रोमांटिक कवि। एडगर एलन पो एक अमेरिकी लेखक, कवि और संपादक, जो अपनी रहस्यमयी और डरावनी कविताओं के लिए प्रसिद्ध हुए। रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि, लेखक और संगीतकार, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और जिन्होंने हिंदी में भी बहुत सारी कविताएं लिखी। तुलसीदास जी एक भारतीय कवि और दार्शनिक, जिन्होंने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना करी। सुमित्रानंद पंत जी एक प्रसिद्ध हिंदी कवि, जो अपनी प्रकृति और सौंदर्य आधारित कविताओं के लिए जाने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी एक प्रमुख हिंदी कवि और लेखक, जिन्हें भारत के राष्ट्र कवियों में गिना जाता है। और एमिली डिकिंसन एक रहस्यमय और प्रतिभाशाली अमेरिकी कवित्री।
ये 10-11 प्रमुख कवि साहित्यकार मिलते हैं जो कि विश्व के कोने कोने में पढ़े जाते हैं। इनकी कविता, इनका साहित्य, इनका जो भी रचना है उसको समाज के कोने कोने में पढ़ा जाता है और उस पे समीक्षा की जाती है। दरअसल जो भी कविता है, साहित्य है या काव्य हैं, वो सब मानव निर्मित है, किसी मनुष्यों ने लिखा है। तो उस पे समीक्षा होता है, विद्वान बैठते हैं, विद्वानों के द्वारा कुछ लोग पक्ष में, कुछ लोग विपक्ष में अपनी अपनी विचार प्रस्तुत करते हैं। तो जो भी काव्य हैं, जो भी कविताएं हैं, जो भी साहित्य हैं, उसकी आलोचना भी होती है और उसका महिमा मंडन भी होता है। आज मैं जिस महाकाव्य को आधार बना करके ये संवाद आपसे कर रहा हूं, वो है रामायण। रामायण भी हमारे यहाँ पे भारतवर्ष में बहुत तरह के रामायण हैं। आपने वाल्मीकि जी का रामायण सुना होगा, रामचरितमानस जो तुलसी जी का है वो सुना होगा। इसके अलावा भारत में बहुत हर एक भाषा में रामायण लिखी गई है। मैथिली में, बंगाली में, उड़ीसा में, कन्नड़ में, हर भाषा में रामायण लिखी गई है। और हर जगह पे जो पात्र है रामायण के, उसमें भी अलग अलग मतभेद हैं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण। और वाल्मीकि जी एक बार नारद जी से मिलते हैं और नारद जी से पूछते हैं कि इस समय संसार में गुणवान, पराक्रमी, धर्मज्ञ, सत्यवादी, सत्यवक्ता और प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? ध्यान दीजिएगा, सुंदर पुरुष कौन है? नारद मुनि ने उत्तर दिया कि वे इक्ष्वाकु वंश के श्री राम हैं। इस प्रकार वाल्मीकि जी की जिज्ञासा श्री राम के चरित्र के बारे में थी, जो उनके बाद रामायण में उन्होंने वर्णन किया। एक दोहा भी आता है कि इक्ष्वाकु वंश प्रभावो रामो नाम जनहि श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वसी। अर्थात वही जो इक्ष्वाकु वंश में राम है, जो गुणवान है, पराक्रमी है, धर्मज्ञ है, वीर्यवान है, सत्यवादी है, सत्यवक्ता है और प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष हैं। आप सब जानते हैं कि रामायण में 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड।
रामायण की कथा आप सबको अच्छे से पता होगा, क्योंकि अगर हम आप लोग हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, हम आप लोग हिंदू हैं, तो रामायण तो घर घर में गाया जाता है, घर घर में बजता है। जब रामायण सीरियल चलता है आज भी, तो घर का एक माहौल ही पूरा उत्सव सा हो जाता है, महोत्सव सा हो जाता है। राम के विषय में जितना भी चर्चा किया जाए वो कम है। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा वैसे ही नहीं दी गई होगी। हां, रामायण से जुड़ी कुछ कुछ ऐसे विषय है जिस पे विवाद जुड़ता है, लेकिन कबीर साहब की एक दोहा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ओ संतो मुझसे बुरा न कोई। तो जब मानव निर्मित महाकाव्य है, ग्रंथ है, तो कुछ न कुछ भूल, कुछ न कुछ मिस्टेक, कुछ न कुछ गलतियां होना स्वाभाविक है। क्योंकि इंग्लिश में भी कहते हैं ना कि मिस्टेक इज कमिटेड बाय ऑल। सबसे कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है, और हम सब लोग मानव हैं, तो कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है। तो उस गलती के विषय में आज नहीं बात करेंगे। आज एक सकारात्मक शिक्षा लेने की बात करेंगे कि रामायण में आज जो आप देख रहे हैं, हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री, जितने राजनीतिज्ञ लोग हैं, नेतागण हैं, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा प्रभु राम अपने भाई भरत को देते हैं। और ये तब देते हैं जब राम जी चित्रकूट में हैं, वनवास में हैं, और भरत जी अपने माओ के संग प्रभु श्री राम से मिलने जंगल में जाते हैं। तो ये अरण्य कांड का संवाद है। वैसे तो बहुत विस्तार से संवाद किया गया है, लेकिन मैं कुछ हिस्सा को जो बहुत महत्वपूर्ण लगा, उन विषयों को लिया है और आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करता हूं। राम जी पूछते हैं भरत से, राम भरत से कहते हैं कि भाई, तुमने सुयोग्य मंत्री तो रखे हैं ना। राम जी पूछते हैं कि अपने मंत्रिमंडल में सुयोग्य मंत्री को तो रखे हो ना। मंत्री किसे कहते हैं? जिसके साथ मंत्रणा किया जाए। मंत्री शब्द का मूल अर्थ ही है जिससे मंत्रणा अर्थात सलाह परामर्श की जाए। तो वह व्यक्ति जिससे राजा, नेता
राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर मंत्रणा कर सके, विचार विमर्श कर सके। इसीलिए मंत्री वह होता है जिस पर भरोसा किया जाए, जिसका ज्ञान उपयोगी हो और जिससे राज्य या संगठन के कार्यों पर सलाह ली जाए। मंत्री वह व्यक्ति होता है जो किसी राजा, नेता या राष्ट्र या संगठन को महत्वपूर्ण सलाह देता है, निर्णय लेने में सहयोग करता है तथा प्रशासन चलाने में सहायता करता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो मंत्री वह होता है जो शासन का, राज कार्य के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है और राजा या नेता योग्य सलाहकार वह सहयोगी होता है। इसीलिए हमेशा कहा गया है कि राजा को या नेता को, प्रधानमंत्री को अपने सभी मंत्रियों में सुयोग्य मंत्री को कैबिनेट मिनिस्टर बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये अपने जाति का लोग है तो उसको सारे अच्छे अच्छे जगह पे बिठा दो। आगे राम जी पूछते हैं, राम भरत से बोलते हैं, तुम निंद्रा के वशीभूत तो नहीं हो, समय से सोकर उठ तो जाते हो ना। देखिए कितनी बड़ी बात है। राम भरत से बोलते हैं, तुम निद्रा के वशीभूत तो नहीं हो, समय से सोकर उठ तो जाते हो ना। क्योंकि कहा भी गया है, आलस ही मनुष्यानां शरीरस्थो महारिपु। आलस्य मनुष्य के शरीर का बहुत बड़ा शत्रु है और राजा अगर आलसी हो जाए तो उस राज्य का सभी लोग आलसी हो जाएंगे। इसीलिए राजा को, प्रधानमंत्री को हमेशा तरोताजा रहना चाहिए, समय से सो करके उठ जाना चाहिए। ये शिक्षा हमारे लिए, आप सबके लिए है। निद्रा के मत हो अधीन, जागो समय विचार, जगत जन के संग में सिद्ध हो सब व्यवहार। सोबत क्या जागे नहीं, भोर न जाने काल, जागत जन उठी जो लगे, पावे तहां निहाल। साथियों, ये जो दोहा आप सुन रहे हैं, इसको मैंने कोशिश किया है लिखने का। तो राम जी भरत को बोलते हैं, तुम निद्रा के वशीभूत तो नहीं, समय से सोकर उठ तो जाते हो। आगे राम जी पूछते हैं कि तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं बना लेते, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर विचार तो नहीं करते। मान लीजिए राज्य का कोई गूढ़ विषय है जिस पे फैसला लेना है, तो राजा का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने सुयोग्य मंत्रियों के साथ इस पे विचार विमर्श करे। अकेले ही उसको फैसला ना ले लें। कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी जो टॉप मैनेजमेंट में कुछ लोग होते हैं, उनके साथ सीक्रेट डिस्कशन किया जाता है
सीक्रेट मीटिंग होती है, इसके बाद कुछ फैसला लिया जाता है, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर विचार तो नहीं करते, या जितने भी मंत्री है, जितना मंत्रिमंडल, सबको बिठा करके सबके साथ तो संवाद नहीं कर लिया। क्योंकि जब कोई गूढ़ बात है, कोई सीक्रेट चीज है, मान लीजिए कोई सीक्रेट बातों को अपने राज्य में इंप्लीमेंट करना है, कोई सीक्रेट रूल रेगुलेशंस को अपने कंपनी में इंप्लीमेंट करना है, तो कुछ जो टॉप मैनेजमेंट में लोग हैं उनके साथ बैठ करके डिस्कस करके ही उस रूल रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट किया जाता है। यही बातें राज्य के स्तर पर, यही बातें देश के स्तर पर होना चाहिए, तभी वो राज अच्छे से विकास कर पाता है। गूढ़ विषय पर एकला मत कर शीघ्र विचार, सत्य संगति में तौल के लय निर्णय दृढ़कार। गूढ़ विषय पर एकला मत कर शीघ्र विचार। कोई अगर जीवन में आप फैसला लेना चाहते हैं, कोई गूढ़ फैसला लेना चाहते हैं, तो आप शीघ्रता मत करिए। सत्य संगति के तौल से जो बहुत ही विश्वसनीय हैं, बहुत ही विश्वसनीय हैं, उनके साथ विचार विमर्श करके तब फैसला लेना चाहिए। आगे राम जी भरत जी से पूछते हैं, जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य को करने में विलंब तो नहीं करते। राजा को चाहिए, प्रधानमंत्री को चाहिए कि जिसका साधन बहुत छोटा है और फल बहुत बड़ा है, ऐसे कार्य को करने में विलंब कदापि ना करें। छोटा साधन देखकर मत करना इनकार, बड़ा फल जिस कार्य में कर ले त्वरित विचार। छोटा साधन देखकर मत करना इनकार, बड़ा फल जिस कार्य में कर ले त्वरित विचार। जैसे एक बात के लिए हम आप सबको बहुत प्रशंसा करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आते ही जो एक बहुत छोटा काम था लेकिन जिसका लाभ बहुत बड़ा था, वो कर दिया। वो क्या था? हर घर शौचालय। साथियों, इस बात के लिए बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था कि प्रधानमंत्री अब शौचालय बनाएंगे, लेकिन इस बात को वही लोग समझ सकते हैं जो गांव देहात से जुड़े हुए हैं। हम लोग गांव से हैं, हम लोगों ने देखा है गांव में खास करके जो औरतें हैं, लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए कितना दुश्वारी था। जिनके घर में जो सामर्थ्यवान थे उनके घर में तो शौचालय था, लेकिन जिसके घर में जो सामर्थ्यवान नहीं थे उसके घर में शौचालय नहीं होने के कारण जो महिलाएं, जो औरतें
उनको इतना कष्ट झेलना पड़ता था, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो राम जी कह रहे हैं कि जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य करने में विलंब तो नहीं करते। ये प्रभु राम भरत से पूछ रहे हैं। छोटा साधन देखकर मत करना इनकार, बड़ा फल जिस कार्य में कर ले त्वरित विचार। सभी मंत्रियों को, चाहे वो गांव का मुखिया हो, सरपंच हो, ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी हो या मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, जो राज्य के मुख्यमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री, इन सब के लिए, हमारे आप सब के लिए ये शिक्षा है कि जीवन में छोटा छोटा ऐसा कार्य करिए जिसका लाभ बहुत बड़ा है। प्रभु श्री राम अपने भरत को ये शिक्षा दे रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? छोटे साधन देख के कर धीरा मत टार, फल जब हो अति महत्तम तुरंत करे संसार। उसको टालना नहीं चाहिए, उसको त्वरित तुरंत करिए। आगे राम जी भरत जी से कहते हैं, तुम सैकड़ों मूर्ख के बदले एक विद्वान रखना उचित समझते हो। तुम सैकड़ों मूर्ख के बदले एक विद्वान रखना उचित समझते हो। विद्वान पुरुष ही संकट के समय कल्याण कर सकता है। समझ गए? अगर मंत्रिमंडल में मंत्रियों को रखना हो तो ये शिक्षा दिया जा रहा है। ये कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए भी है कि आप चाटुकारों को अपने मैनेजमेंट में शामिल मत करिए, वो आपका हानि ही पहुंचाएगा। आप विद्वान, गुणवान, समर्पित, टैलेंटेड और डेडिकेटेड लोगों को अपने टीम में शामिल करिए। ये नहीं कि जो आपके मुख पे, आपके सामने हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें करता है, उसको अपने टीम में, मैनेजमेंट में मत शामिल करिए, नहीं तो आपका नुकसान ही होगा। तुम सैकड़ों मूर्ख के बदले एक विद्वान रखना उचित समझते हो। विद्वान पुरुष ही संकट के समय कल्याण कर सकता है। अगर किसी तरह की कोई संकट आ जाए ना, तो जो चाटुकार है, जो चापलूसी करता है, वो तो निकल लेगा। आपके साथ वही खड़ा रहेगा जो विद्वान होगा, जिसमें सहन शक्ति होगी, जिसमें धैर्य होगी, जिसमें ज्ञान होगा। सैकड़ों मूर्ख त्याग दे, रख एक विद्वान, संकट में सुबुद्धि ही करती जन्म कल्याण। सैकड़ों मूर्ख त्याग दे, रख एक विद्वान, संकट में सुबुद्धि ही करती जन्म कल्याण। साथियों, ये सिर्फ राम भरत का संवाद नहीं है,
ये संवाद जन कल्याण के लिए है, जनमानस के लिए है। राम जी भरत को तो जरूर बता रहे हैं रामायण में, अरण्य कांड में, लेकिन आज के परिदृश्य में भी ये सीख उतना ही प्रासंगिक है। चाहे आप पर्सनल लाइफ में ले लीजिए, प्रोफेशनल लाइफ में ले लीजिए, कॉरपोरेट वर्ल्ड में ले लीजिए, पॉलिटिक्स में ले लीजिए, हर जगह ये उतना ही असरदार है। तो साथियों, ये 5 जो मैंने 5 तरह के संवाद, 5 तरह के सवाल प्रभु श्री राम और भरत का सुनाया। वैसे तो और भी हैं, करीब 14-15 है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया तो मैं इसको यहीं विराम करता हूँ और फिर नेक्स्ट एपिसोड में आगे का जो बचा हुआ है उसको कवर करने का प्रयत्न करूँगा। तो साथियों, ये प्रभु श्री राम और भरत का संवाद कहिए, सलाह कहिए या प्रश्न चिन्ह कहिए, मेरा ये मानना है कि संवाद में इतनी ताकत है कि बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम्स को आसानी में हल हो सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम सब लोग संवाद को ही काट देते हैं, बात ही नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ करके संवाद ही नहीं करना चाहते हैं। तो इसको यहीं विराम देता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।